दोस्तों नमस्कार। मुझे आज अपनी दादी बहुत याद आ रही हैं, जो हमेशा कहती थीं कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है। उनका ये मानना था कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, इस पर आपका स्वस्थ रहना निर्भर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं विषयों पर। विशेषज्ञ डॉक्टर जो लेप्रोस्कोपी के कुशल सर्जन हैं, डॉक्टर विनम्र जैन, एक बहुत ही उम्दा इंसान और उतने ही अच्छे डॉक्टर भी। नमस्कार डॉक्टर विनम्र जैन। नमस्कार नीरजा जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे आज जो बात करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या जी हाँ। जो लगभग हर घर में पाई जाती है, और वो है मलाशय या गुदाद्वार से संबंधित बीमारियों की। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कुछ वेलनेस टिप्स। ज़रूर बताऊंगा। देखिए, जिस काम से आप मेरे पास आते हैं, पर इसके आगे मैं ये अपना कर्तव्य मानता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो सोसाइटी को, मेरे चारों तरफ लोगों को निरोग रखना, ये मेरी प्राथमिकता है। और ये जो आपने कहा बताने की बात, वो वही है कि ज़्यादातर बीमारियाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड है। बिल्कुल। तो अगर मैं लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें बताऊं, समझाऊं, और अगर वो अगर अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें तो शायद उन्हें ना बीमारी होगी, ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है आपकी। और मुझे ये भी बताना है कि आपने अब तक जो ज्ञान अर्जित किया है और उसके आगे जाकर आपने लंदन से MRCS की डिग्री हासिल की है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर डॉक्टर बनाती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समाज की भलाई का सोचते हैं। जी हाँ। तो ये एक बहुत ही उम्दा सी बात है, जिसके लिए आपको निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहती हूँ। तो काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं इसमें। तो मैंने जो आम तौर पर लोगों को कहते सुना है, जिस किसी को इस तरह की बीमारियाँ होती हैं तो वो कहते हैं हमें पाइल्स हो गया है। तो क्या ये सारी बीमारियों का नाम एक ही है? उनका पाइल्स कहना, हाँ। मरीज आता है, हाँ। क्या मदद करूं मैं आपकी? साहब, हमें पाइल्स हो गया है। मैं मुस्कुरा के कहता हूं, पर ये तो मेरा काम है बताना, आप अपनी तकलीफ बताएं। एक तरह से कहा जाए कि उनका ये कहना पाइल्स हो गया है मतलब हमको एनल प्रॉब्लम है। अच्छा, उन सारी समस्याओं का एक वर्ड बन गया, साहब हमें पाइल्स हो गया है। जी। खैर, तो पाइल्स जो हो गया, आपने सही प्रश्न पूछा कि पाइल्स हो गया मतलब कि एनल प्रॉब्लम, मतलब मल मार्ग की समस्या हो गई है। अमूमनतः ये 3-4 चीज़ें इसमें मुख्यतः हम पाते हैं, देखते हैं। पहला कि एनल पेन, टट्टी करने के बाद, लैट्रिन के बाद दर्द होना, जलन होना, एनल एरिया में गुदा मार्ग या मल मार्ग के चारों तरफ में खुजली होना, शौच के वक्त में मल मार्ग में चारों तरफ में या कुछ हिस्सों में मांस हाथ में आना, प्रोलैप्स जी। एंड सबसे सीरियस बात है, मल मार्ग से लैट्रिन के वक्त ब्लीडिंग, ब्लड निकलना। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जिसे मरीज इन सभी को घुमाकर एक बनाकर पाइल्स बनाकर आता है। जी। तो यानी पाइल्स किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम है। जी हाँ। एक अवस्था का नाम है। बिल्कुल सही। और उसकी जो अलग अलग, जो आपने अभी सिम्टम्स बताए, जो लक्षण बताए, वो अलग अलग बीमारियों के लक्षण हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो इस मार्ग से या इस अंग से संबंधित जी है। तो जब भी उनको पाइल्स जैसी समस्या, मतलब मल मार्ग की समस्या लगती है, मेरी सलाह ये है कि उन्हें हमेशा अगेन, जब भी आपके पास बीमारी है, कृपया उसे नज़रअंदाज ना करें। कृपया किसी सर्जन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसे अपने मल मार्ग को एग्जामिन करने दें, जिसे हम प्रोक्टोस्कोपी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। प्रोक्टो कहते हैं मल मार्ग को, स्कोपी कहते हैं देखने को। एक ये सिंपल सा एग्जामिनेशन है जो OPD जहाँ पर आप जाते हैं दिखाने, ये उसी जगह पर हो जाता है। PR प्रोक्टोस्कोपी होने दें। PR प्रोक्टोस्कोपी करने के बाद सर्जन को ये दायित्व दें कि वो आपको गाइड करे और बताए कि जिसे आप पाइल समझते हैं वस्तुतः वो बीमारी क्या है। 3 बीमारियां हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, हेमोरॉइड्स या सही मायने में पाइल्स, दूसरा फिशर और तीसरा फिस्चुला। मैं तीनों को नटशेल में आपको समझाता हूँ।
हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स, मतलब हमारे शरीर में खून की नसें हैं जी। हर जगह पर नसें हैं, मलमार्ग में भी वो नसें पाई जाती हैं। तो वो नसें वीनस प्लेक्सस जब बड़ी हो जाती हैं तो एक तरह के मास को डेवलप करती हैं जिसे हम पाइल्स कहते हैं। इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 जो सब में होती है, ग्रेड 2 जो बड़ी हो जाती है और कभी कभार खून फेंक देती है, ग्रेड 3 जो बड़ी हो जाती है और बाहर आ जाती है मल मार्ग से और शौच के बाद अंदर चली जाती है, ग्रेड 4 जो बाहर आ जाती है और बाहर ही रहती है। जी। दूसरी बीमारी है और इसमें इसका जो मेन सिम्टम लक्षण है ब्लीडिंग, लैट्रिन के वक्त, लैट्रिन के बाद ब्लड आना। जी। जनरली वो रेड ब्लड होता है, बिल्कुल ब्राइट रेड, और कई वक्त बूंद बूंद या पिचकारी की तरह आता है। जी। पॉइंट 2 है जो जानना चाहिए आपको, वो है फिशर, मतलब एक तरह का छोटा अल्सर या मलमार्ग में कड़ी लैट्रिन की वजह से होने वाला घाव। जी। इसके मेन सिम्टम है लैट्रिन के बाद एनल पेन, दर्द और जलन। जी। तीसरा है फिस्चुला, ये वो बीमारी है जिसमें मलमार्ग के चारों तरफ छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, एक या कई वक्त अनेक, और इनमें से मवाद आ रही होती है। तो मुख्यतः अगर हम एनल मार्ग के बेनाइन प्रॉब्लम्स को देखें तो ज़्यादातर 90% लोग इन 3 बीमारियों से घिरे होते हैं। बाकी के 10% लोगों में और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि इससे ज़्यादा सीरियस होती हैं, जिनमें और जांचों की ज़रूरत होती है और इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या कैंसर इत्यादि इत्यादि। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, तो मुझे भी समझ में आया कि क्या क्या परेशानियां होती हैं। जी हाँ। और ये कोई पाइल्स ये एकमात्र बीमारी नहीं है, जी हाँ। बल्कि अलग अलग नाम है अलग अलग चीज़ों के। जी हाँ। अलग अलग तरह से जो तकलीफ होती है उसके। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ओपन सर्जरी अगर की जाए इन तकलीफ़ों की, जी हाँ। तो वो बहुत मेरे ख्याल से पीड़ादायक होती होगी। जी हाँ। जी हाँ। तो लेप्रोस्कोपी कैसे फ़ायदेमंद है इसमें? अब इसमें लेप्रोस्कोपी तो देखिए नीरजा जी नहीं होती जी। लेज़र सर्जरी आजकल होती है जो हाँ। कि मैं करता हूँ। जी। लेज़र सर्जरी अगेन वही सर्जरी के सिद्धांत और टेक्निक्स हैं जिनमें हम वहाँ पर टिश्यू जो भी हमको काम करना है, हम सिर्फ अपना काम उतने एरिया तक ही करते हैं, बाकी के एरिया को छेड़छाड़ नहीं करते, बाकी के एरियाज़ में हानि नहीं पहुँचाते। इस वजह से जो मेन बात है दर्द, वो नहीं होता या बहुत कम होता है लेज़र के ऑपरेशन में। लेज़र के ऑपरेशन मुख्यतः पाइल्स के इलाज में एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं। फिशर जैसे मैंने कहा कि वो दर्द के साथ जो आता है, थोड़ी ब्लीडिंग और ज़्यादा दर्द, इसे हम फिशर कहते हैं। यूजुअली 80% लोगों का फिशर दवा गोली ट्यूब से अच्छा हो जाता है। फिस्चुला जिसमें मवाद आ रही होती है, अगेन इसमें भी लेज़र का एक बहुत अच्छा रोल है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने बता दिया कि किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। और ओपन सर्जरी जो हमने अभी कहा कि बहुत पीड़ादायक हो सकती है, उसके बजाय इससे बहुत ही कम तकलीफ में और बहुत कम समय में भी ठीक किया जा सकता है। तो क्या अमृता हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी हाँ, ये लेज़र एनल प्रॉब्लम, जो एनल प्रॉब्लम्स मैंने बताई जो कॉमनली होती हैं, इनका निदान लेज़र सर्जरी से मैं करता हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। डॉक्टर साहब, हम तब से बात कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों के जो मल द्वार या गुदा द्वार से संबंधित हैं और पेट से संबंधित हैं। पाइल्स की बात। तो ये पाइल्स क्यों होता है, इसके बारे में आप अगर कुछ बताएं कि पाइल्स का कारण क्या है? जी, पाइल्स का अगर आप एक कारण पूछेंगे, सिर्फ एक, तो वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियात हिंदी में कहते हैं, कब्ज होना। जी। जी। अब कब्जियात के अलग अलग मायने हैं। मरीज अपने हिसाब से कब्जियात को या कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करता है। जी।
साइंस का अलग थोड़ा सा डेफिनेशन है। मैं हमेशा अपने मरीज से पूछता हूँ, जब वो ये कहता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, सो मैं कहता हूँ कि मायने क्या। जनरली कॉन्स्टिपेशन मरीज किसको कहता है और हम किसे कहते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ जी। पेट का गड़बड़ होना मरीज के लिए कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन का साफ ना होना मरीज के लिए कॉन्स्टिपेशन है, भूख ना लगना मरीज के लिए कॉन्स्टिपेशन है, पेट में गैस होना मरीज के लिए कॉन्स्टिपेशन है। पर असलात में कॉन्स्टिपेशन है क्या? जी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है हार्ड स्टूल्स, पॉइंट 1। इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स मतलब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में निवृत्त होने जाते हैं, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। मरीज का कॉन्स्टिपेशन है कि अ जनरस इवैक्यूएशन। साइंस इसका पैसेज ऑफ स्टूल को ऐसे देखती है कि स्टूल हमारे शरीर का वो कचरा है जिसे शरीर बाहर निकाल देती है। जी। अब अगर आप प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम कचरा भी बाहर निकालते हैं तो हमारी साइंस खुश है कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हो। अच्छा। पर मरीज ना खुश है क्योंकि उसे आदत है कि कम 500 ग्राम होना चाहिए तभी उसको आराम मिलेगा। पर ये और अगर वो 50 ग्राम हो रहा है तो ही इज अनहैप्पी, साहब हमको बहुत कॉन्स्टिपेशन है। पर दैट्स रॉन्ग। सो मरीज का कॉन्स्टिपेशन और साइंस के कॉन्स्टिपेशन को हमें समझना होगा, जरूरी है। सो नाउ लेट्स समराइज कि कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या। हार्ड स्टूल इज नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है और आप स्टूल पास नहीं कर पाते। दैट इज द मेन कॉज ऑफ एनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वहाँ ताकत लगाते हैं उतना ज़्यादा वो नसें वहाँ फूलती हैं और उस जगह को क्षति पहुँचाती हैं। जी। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि आप वो जब ताकत लगाते हैं तो आप वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और मैं ऐसे भी महानुभवों को जानता हूँ जो आधे आधे घंटे वहाँ बैठे रहते। ये जन्म देती है कॉन्स्टिपेशन को। पेपर भी ले जाते हैं कई लोग, पेपर लेके जाते हैं कि ये एक इवैक्यूएशन की प्रोसेस है जिसे आप जाएं, अपने आप को निवृत्त करें, उठें और बाहर आ जाएं। देयर आर बेटर प्लेसेस टू सिट एंड स्टडी एंड रीड। और जो भी चिंतन मनन आप करना चाह रहे हैं उससे उस जगह से और बहुत सारी बेहतर आपके घर में जगह है जहां पर आप इस तरह के चिंतन मनन में समय बिताएं। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की। जी हाँ। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और कैसे होता है ये, और इसके क्या दुष्परिणाम हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन एक तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। प्राइमरीली कम पानी पीना कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है, क्योंकि स्टूल का भी एक मेन कंटेंट वाटर है। जी। कचरा है और बहुत सारा पानी है उसमें, तो पानी कम पीना कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। लो फाइबर डाइट, फाइबर डाइट ना खाना, फाइबरस डाइट ना लेना कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। अब कब फाइबर डाइट कम हो जाता है? जब हम अत्यधिक तला भुना मैदे का खाना, स्पाइसी खाना और ऐसा खाना जो सिर्फ हमें स्वाद देता है, मतलब मज़ा देता है, वो पेट के लिए बनता है सज़ा। और आजकल के बच्चों में मैंने कॉमनली देखा है कि वो पूरा भोजन सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए खा रहे हैं, और पेरेंट्स एक्टिवली और पैसिवली सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो पेरेंट्स को भी ये समझना होगा और वो बच्चों को भी समझना होगा कि हमें जंक फूड से बचना है, हमें मैदेदार खाना, स्पाइसी खाना, ये मैगी, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, समोसा, चाट, फुल्की, वड़ा पाव,
इनसे थोड़ा दूर रहना। बिल्कुल तो सही। हम ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन से भी दूर रहेंगे, और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारे को एनल प्रॉब्लम्स, मलमार्ग की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। एक बात और पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि खाना कौन सा नहीं खाना चाहिए, तो ये भी खाने का तरीका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। खाना चबाकर खाना चाहिए जो पहले के ज़माने में कहा जाता था। जी बिल्कुल। और ध्यान देकर, पूरी तरह से ध्यान खाने पर होना चाहिए, न कि मोबाइल पर। आजकल जो तो कुछ बेसिक टिप्स अगर कहें हम, जिसे हम सुबह से शाम तक हम अपने दिनचर्या में ला सकते हैं खाने को लेकर, जी, वो इस प्रकार हैं कि पहली बात कि खाना समय पर खाएं, मतलब नाश्ता आप 8 से 9 के बीच में करें जी, आप लंच 1 से 2 के बीच में करें जी, और आप डिनर हर हाल में 8 बजे के पहले कर लें। पॉइंट 1, जब भी आप भोजन करने बैठें व्यवस्थित बैठें, शांत मन से बैठें। मोबाइल टीवी, हो सके तो मोबाइल तो दूर रखना ही है, हो सके तो टीवी भी बंद करें, अपने परिवार के साथ बैठें। वो एक अच्छा समय होता है एक दूसरे के दिनचर्या को, सुख दुख को बांटने का। तीसरा कि खाना खाते वक्त खाने को प्रसाद की तरह से ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि वो आपका पोषण है जी। उसे चबा कर खाएं। 36 बार चबाना तो हमारे आयुर्वेदिक साइंस में कब से बताया जा रहा है, हमारी साइंस ने उसको और बढ़ा दिया है, 60 बार चबाओ। मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि भाई ये जो चक्की मिली है तुमको, हाँ, ये दांत क्या है? जी, खाने की चक्की है। अच्छे से पीसो ना खाना। जितना अच्छा आप खाने को पीसोगे उतना सरलता से पचाओगे, तो कॉन्स्टिपेशन से दूर रहोगे। बिल्कुल। चौथा कि खाने के समय पानी पीने को अवॉइड करें, खाने के बाद पिएं। खाने को एंजॉय करने के लिए खाने की खुशबू, खाने का कलर, खाने का टेस्ट, खाने का ओवरऑल जायका, इस पे भी अपना फोकस लेके जाएं। अगर आप मोबाइल देखते हुए खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खा क्या रहे हैं। जी, आपके खाने में एक अच्छा फाइबर कंटेंट होना चाहिए, जिसे हम हाई फाइबर डाइट कहते हैं। जैसे कि आटे में चोखर डला हो, आपके पास बीजेदार सब्जियां हों, जी, आपके पास फल हो, आपके पास रेशेदार फल और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, जी, आप सलाद नियमित रूप से खाएं। अंकुरित चना, मूंग दाल, ये हाई फाइबर हैं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ड स्टूल या फ्रीक्वेंट स्टूल नहीं करते, उनके लिए विशेषकर कि रात में सोते वक्त वो अंजीर ले सकते हैं। बहुत बढ़िया एक नेचुरल लग्जेटिव है। और खाने को एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि खाने को एंजॉय करें, सबके साथ बैठकर खाएं। और एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उस भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। जब आप किसी भी चीज़ में ईश्वर को देखते हैं तो अपने आप आपका शरीर भी उसी रूप से उसका प्रतिसाद देने लगता है और आपका मन भी खुश हो जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड को देखने के बाद शायद ही किसी को ये परेशानियाँ तकलीफ़ दें, तो इन बातों का ध्यान रखें। जब भी खाना खाएं, स्वस्थ चित्त से, प्रसन्न मन से, सबके साथ बैठकर 60 बार चबाकर खाएं। एक एक कौर जो मुंह में जाता है उसे प्रसाद की भांति ग्रहण करें, तो आप एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं और इस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। और आपकी जो आयु है उसमें भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आयु और आपकी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। तो डॉक्टर विनम्र जैन, आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपने आज हमें दी जो पाचन तंत्र से संबंधित हैं, और मुझे लगता है कि हम में से हर कोई इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों,
हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और अमृता हॉस्पिटल जो है शहडोल मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुसज्ज हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहां सारी सुविधाएं हैं और डॉक्टर विनम्र जैन जैसे डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तो डर किस बात का, डॉक्टर से सलाह लीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।